हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाई साहब, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम लोग अपने आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बेसिक्स बताया था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के, टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मैंने डिस्कस किया था, और भी कुछ बेसिक जानकारी मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया था। सो आज है हमारा पार्ट सेकंड, और इसमें सबसे पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा बहुत बताऊंगा, जस्ट एक बेसिक कह सकते हो ओवरव्यू दूंगा। फिर उसके बाद चार्टिंग ऑफ अकाउंट्स, इन सारी बातों पे मैं मूव कर जाऊंगा। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, सो दैट सारे वीडियोस के अपडेट आपको बहुत ही फास्टली मिले। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, जहां पे मैं बहुत सारे सैंपल पेपर्स, पीडीएफ और एमसीक्यू सेशंस के पीडीएफ वगैरह अपलोड करता रहता हूं, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो तुम्हारे बेनिफिट के लिए। ठीक है। और अगर तुम्हें और भी कुछ क्वेरी है तो यहाँ जो नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा है 8102043143 एंड 143, इस पे कॉल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के साथ। तो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई होप तुम्हें हर एक चीज बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले बात करते हैं अपने एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस का मतलब होता क्या, ये तो तुम्हें पता होगा, इंपॉर्टेंस जिसे कि हम बोलते हैं, या फिर हम कंसिडर कर सकते हैं नीड। ठीक है, इंपॉर्टेंस बोल लो, नीड बोल लो। हमें क्यों जरूरत पड़ती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, या फिर हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हमें क्या क्या हेल्प मिल पाती है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, इट इज हाईली सिक्योर। अगर बात करें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो हमारे जो भी डेटाज होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, वो बहुत ही सिक्योर होते हैं। क्यों सर, क्यों सिक्योर होते हैं? क्योंकि अभी के टाइम पे जो भी सॉफ्टवेयर्स बनकर आ रहे हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बनकर आ रहे हैं, उसमें हाई एंड सिक्योरिटीज लगाए जा रहे हैं, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, सो दैट जो भी डेटा हो वो वही एक्सेस कर पाए जिसके पास उसकी ऑथराइजेशन हो, कोई थर्ड पार्टी उसे एक्सेस ना कर पाए। तो अल्टीमेटली मेरा ये बताने का मतलब ये है कि हमारा जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड होता है, जो भी डेटा, पासवर्ड्स होते हैं, वो सब कुछ सिक्योर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मोड ऑफ अकाउंटिंग की, जहां पे हम रजिस्टर्स में, नोटबुक्स में अपने डेटास को मेंटेन करते हैं, वहां पे ये चांसेस होते हैं, ये पॉसिबिलिटीज होते हैं कि हमारे डेटा बहुत ही आसानी से लीक हो जाए, क्योंकि उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। हाँ, भले ही तुम अगर हाई एंड सिक्योरिटी लगा दो, उस पर भी 2-4 सिक्योरिटी गार्ड बिठा दो, कुत्ते बिठा दो वहां पे, तब उस अकाउंट्स बुक को कोई नहीं छुएगा। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल डे लाइफ में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जब बात आती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स की, सॉफ्टवेयर्स की, तो वो बहुत ही सिक्योर होते हैं। दूसरी बात करें तो इजी टैक्स मैनेजमेंट इसमें हो पाता है। फर्स्ट सेशन में भी मैंने तुम्हें बताया था, इस पर चर्चा किया था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो हमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां से हमारे जो भी टैक्सेस होते हैं, कितना टैक्सेस हमें देना है, किस ट्रांजैक्शन पे, किस असेट्स के परचेज पे हमें टैक्स कितना पे करना है, वो बहुत ही क्लियरली वहां से विजिबल हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझना। तो यहां से देखो कि हमें क्विक ओवरव्यू मिल पाता है कि कितने अमाउंट ऑफ टैक्सेस हमें पे करने हैं टिल द डेट। Along with this, it also provides a separate amount of tax you and your client need to pay on each invoice. अब तुम्हें भी ये चीज पता है, इनवॉइसेस बनते हैं अगर तुम किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, जहां पे तुम एज अ सेलर बैठे हुए हो। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, तुम सेलर हो, अगर तुम कोई एसेट बेचते हो, तो सरकार को तुम्हें भी टैक्सेस पे करने होंगे। साथ ही साथ जो बायर भाई साहब होंगे, जो उस एसेट्स को परचेज करेंगे, उन्हें भी कुछ ना कुछ टैक्सेस पे करने होते हैं। तो जो ये हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ये हमारे काम को आसान करता है। हमें बताता है कि सेलर भाई साहब को इतना टैक्स पे करना है, बायर भाई साहब को इतना टैक्स पे करना है, आपके इनवॉइस के बेसिस पे। और साथ ही साथ आपके कितने टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेस हैं, किस डेट को पे करने, उसका एक क्विक ओवरव्यू देता है। तीसरा आता है यहाँ पे सेव्स मनी। अब सेव मनी अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, गोन आर द डेज व्हेन अकाउंटिंग वाज ओनली डन बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। With computerized accounting system, you can perform the basic accounting functions and cut down the cost of accountant. अब तुम्हें ये चीज पता है, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करने पड़ते हैं। चलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बोलूंगा मैं, प्रोफेशनल्स बोल सकता हूँ, या प्रोफेशनल्स अकाउंटेंट्स बोलूंगा, जो कि हमारे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग को कहीं ना कहीं परफॉर्म करते थे। अभी से बहुत पहले की बात है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं करते हैं, जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन जब से ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आई है, तो कोई भी बंदा जिसके पास बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज हो, वो भी बेसिक अकाउंटिंग फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉस्ट को कम करने में मदद कर रहा है। सर कैसे? अब तुम मान लो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को तुम हायर करोगे, मुफ्त में तो काम करेंगे नहीं, वो अपने चार्जेस लेंगे, वो अपने फीस लेंगे, तो वो फीस अल्टीमेटली तुम्हारी कट हो रही है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो
सेव्स मनी भी एक अच्छा खासा एडवांटेज हो सकता है। चलिए बात करते हैं अब डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे टेक्निकल एरर्स। टेक्निकल एरर्स को भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। किसी को इसे हैंडल करने में दिक्कत आ सकती है, तो किसी को टेक्निकल चीजों को कह सकते हो तुम समझने में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि डिले हो सकता है, पावर कट्स हो सकता है, सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हो सकता है उस सॉफ्टवेयर बग्स को नेक्स्ट फ्यू मंथ में फिक्स किया जाए या नेक्स्ट अपडेट में फिक्स किया जाए, तो ये जो टाइम गैप होगी इससे वजह से हमारे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो टेक्निकल एरर भी एक डिसएडवांटेज की तरह काम करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है, एनी टेक्निकल पीस ऑफ मशीनरी इज प्रोन टू द फेस टेक्निकल इश्यूज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सिमिलरली जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम चूज करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें अलग अलग परेशानी देखने को मिलती है। किसी ओनर को सर्वर इशू देखने को मिल सकता है कि सर्वर ग्लिच है और वो सॉफ्टवेयर में लैग देखने को मिल रही है, डिले देखने को मिल रही है। हो सकता है पावर कट रिलेटेड इशू हो, सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे बग हो जो कि कंपनी को परेशानी में डाल सकती है। तो टेक्निकल एरर्स ये सारे हो गए। दूसरा एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। अब तुम्हें भी पता है टेक्निकल चीजों को सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग होते हैं, टाइम टू टाइम हमें उसे मेंटेन करना होता है, तो इन सब प्रोसेस में एक्सपेंसिव पैसे की दिक्कत आती है। तो ऑल्दो इन द लॉन्ग रन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में सीम्स कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ तुम कहोगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपने कि यहाँ कॉस्ट सेविंग होता है, लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तब होता है, लेकिन अगर कोई बिजनेस जस्ट सेटअप हुई है और वो सोचेगी कि जस्ट कुछ ही सालों में अपने बिजनेस ऑपरेट करने हैं, तो उस सिचुएशन में उसके लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूजफुल नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं, हमें अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने होते हैं सो दैट वो इस मशीन्स को प्रॉपरली हैंडल कर पाए, उस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए। अगर तुमने ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो बैठेंगे, खराब करके छोड़ देंगे, तुम्हारा सॉफ्टवेयर भी जाएगा, ट्रांजेक्शन्स भी जाएंगे, तुम्हारे पैसे भी जाएंगे। तो एक्सपेंसिव हो सकता है, इंस्टॉल करने में ज्यादा पैसे लग सकते हैं, मेंटेनेंस करने में तुम्हें ज्यादा पैसे लग सकते हैं। तीसरी बात आती है ऑनलाइन थ्रेट। पता है तुम्हें हैकिंग वगैरह चीजें, तुम्हें ये सारी चीजें तो पता ही होंगी कि आए दिन तुम सुनते होगे कि यार इसका ये डेटा लीक हो गया, ये कंप्यूटर टोटली हैक हो गया, किसी दूसरे कंट्री के हैकर ने हैक कर लिया है टोटली चीज। तो तुम्हें भी पता है डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक और दिक्कत आई है हैकिंग की। जितनी भी चीजें तुम जितनी जल्दी ऑनलाइन करते जाओगे उसका ये डर रहेगा कि वो हैक हो जाए। इसीलिए तुम देखते हो कंप्यूटर्स में फायरवॉल होते हैं, हाई एंड सिक्योरिटीज लगाए जाते हैं कि उनकी डेटा को कोई एक्सेस ना कर पाए। ट्रेडिशनल अकाउंट की बात करूं, जब तुम इस नोटबुक में या फिर एक तुम अपने पर्टिकुलर अकाउंट्स में बनाते थे डेटास, तो इसमें हैकिंग वगैरह की डर नहीं होती थी, तुमने सारे ट्रांजैक्शंस इसमें बहुत ही आराम से लिख लिए और अब तुमने इसे अच्छे से लॉकर में डाल दिया, कोई हैक करने नहीं जाएगा। लेकिन ऑनलाइन थ्रेट में क्या दिक्कत होती है, अगर तुम इस टैबलेट में अगर सॉफ्टवेयर तुम इस्तेमाल करके रखे हो, इंटरनेट से हमेशा कनेक्टेड रहता है, या फिर इस लैपटॉप में जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तुम्हें, उसमें तुम्हारे डेटास डाले गए हैं, तो डर रहेगा कि इंटरनेट के थ्रू तुम्हारे फायर वॉल को कोई ब्रोक करके तोड़ के तुम्हारे सारे डेटा को एक्सेस कर ले। तो ये एक डिसएडवांटेज की तरह काम करता है। साथ ही साथ लास्ट इसमें डिसएडवांटेज आता है कंज्यूम्स टाइम एंड एफर्ट। Once your confidential financial information is hacked, it can be misused. एक बार तुम्हारा किसी ने तुम्हारा डेटा, अभी के टाइम में अगर तुम ही होगे मेरे जगह पे, तुम सोच कर देखो, तुम अपना फोन अभी किसी को देते होगे, नहीं देते होगे, तुम्हें मन में डर लगता होगा यार मेरा वो डेटा देख लेगा या मेरे चैट्स वो देख लेगा, तो सभी के मन में डर रहता है। और एक बार तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ से निकल गया, तब तो उसके बाद भाई साहब आगे की बात कुछ और ही होगी। आगे जैसे कि यहाँ बताया गया है, वंस योर कॉन्फिडेंशियल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज हैक्ड, लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं, उसे टोटली डिलीट कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं और तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद करने में मदद कर सकते हैं। Rectifying the errors will require your accountants to rework the data. The system consists of internet attacks like worms, virus attack can also corrupt all the information in your system. एक बार तुम्हारा सिस्टम करप्ट, तुम्हारा सारा अकाउंटिंग डेटा गया। So it's highly advisable to use the best online protection. कोई कील्स वगैरह होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि तुम्हें हाई एंड सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं उनके सामने सारे ही एंटीवायरस फेल होते हैं। तो ये रहे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो कि मुझे तुम्हें बतानी थी। आई होप तुम्हें ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। क्लियर है? यस और नो में बताओ जरा मुझे। चलो, यूनिट 1 यही खत्म हुआ। बात करेंगे यूनिट 2 की, जो कि है यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, CAS जिसे कि हम बोलते हैं। कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना।
वीडियो अगर हेल्पफुल होती है तो वीडियो को एक लाइक तो देना बनता है ना। चलो तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेप्स की, फिर डेटा एंट्री की। स्टार्ट करें। चार्ट्स ऑफ अकाउंट सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा। व्हाट इज चार्ट्स ऑफ अकाउंट? पता तो जरूर होगा, थोड़ी बहुत तो जानकारी तो तुमने ली होगी। मैक्सिमम बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या करना क्या है। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। हाँ, तुम्हारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, मतलब डिफरेंस हो गया, बहुत डिले तुम्हें मिल रहा है। उसमें मैंने कमेंट सेक्शन देखा और मुझे पता चला कि तुम्हें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। कोई बात नहीं, समझते हैं सब चीज़ को। देखो, चार्ट्स ऑफ अकाउंट इज लिस्टिंग, क्या है ये? लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम। तुम्हारे कंपनी में जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, जो भी तुम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, चाहे वो, देखो चाहे नहीं बोलूंगा, मतलब जो कि तुम्हारे अकाउंटिंग सिस्टम का एक पार्ट बने, तुम्हारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है उस अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट बने, उन सारे अकाउंट्स की लिस्टिंग करना, एक सीक्वेंस लिस्टिंग करना ही कहलाता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपली ये तुम बोल सकते हो, वो सारे अकाउंट्स जो कि तुम्हारे अकाउंटिंग सिस्टम के पार्ट बने, उन सबको लिस्टिंग करना इस चार्ट्स ऑफ अकाउंट। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। क्यों लिस्ट करते हैं? क्योंकि हमें रिकॉर्ड्स को एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होता है, सो दैट जब भी हमें नीड होगी उस अकाउंट्स की, हम जस्ट उस लिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं कि ये अकाउंट हमारा कौन से सीक्वेंस में रखा हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कंपनी, द चार्ट्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड अ फ्यू डजन ऑफ अकाउंट्स और अ फ्यू थाउजेंड ऑफ अकाउंट्स। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से नेचर की कंपनी हो। बड़ी बिजनेस, आप बड़े स्केल पे ट्रेड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं। अब देखो, ये चार्टिंग करने का मकसद ही क्यों होता है? देखो, अगर मान लो एक बिजनेस एंटिटी है और एक बिजनेस फर्म है, उसके पास बहुत ही ज्यादा अकाउंट्स है, अप्रोक्स मान लो 100-200 अकाउंट्स है, मान लो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो। अब उसे मान लो देखना है, उसे असेट्स अकाउंट्स देखना है, या फिर तुम कह लो मशीनरी अकाउंट से देखना है, तो क्या वो इकट्ठे जाएगा और 200 अकाउंट्स को छान मारेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, एक लिस्ट तैयार की जाती है, लिस्टिंग होती है, जिसकी जो कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसकी बात हो रही है। उसमें सारे अकाउंट्स होते हैं, उसके कुछ कोड्स वगैरह लिखे रहते हैं, 101, 102, 50, 60। अगर मान लो ये मशीनरी 50वें इसमें है और 102 पे हमारे बैलेंस ऑफ, तुम बैलेंस तो नहीं बोलूंगा मैं, बिल्स रिसीवेबल, चलो मान लो 102 पे बिल्स रिसीवेबल है, इस पे हमारे डिविडेंड्स वगैरह हैं, कुछ भी मान लो, कुछ भी यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, इस पे हमारे फर्नीचर्स हैं। तो अगर एक कंपनी को मशीनरी अकाउंट चेक करना है तो वो क्या सारे अकाउंट्स को जाके चेक करेगी? नहीं, वो सिंपली अपना लिस्ट, मान लो ये बुक है, इसमें सारे लिस्ट नोट किए गए, इसमें से लिस्ट खोलेगी और इसमें देखेगी अच्छा मशीनरी 60वें नंबर पे है, तो चलो 60 नंबर अकाउंट किधर है, अच्छा वो रहा 60 नंबर अकाउंट, उसे खोल के डायरेक्ट वो चेक कर लेगी। तो ये इसीलिए किया जाता है, इसमें कंपनी को आसानी होती है, सिंप्लीफाइड वे में वो डेटा को देख लेती है अच्छे तरीके से। तो अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, एक होता है बैलेंस शीट अकाउंट्स और एक होता है इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स। ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह तो तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ पे समझाता हूं। एक होता है बैलेंस शीट अकाउंट, क्या होता है, एक बैलेंस शीट अकाउंट्स होता है और एक होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। अच्छा, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि बैलेंस शीट अकाउंट्स जो होते हैं उसमें दो बाइफर्केशंस होते हैं। एक मिनट, बैलेंस शीट अकाउंट्स में कितने बाइफर्केशंस? दो बाइफर्केशंस होते हैं बैलेंस शीट अकाउंट्स में। पहला एक होता है एसेट्स और दूसरी होती है लाइबिलिटीज। सिमिलरली एक होता है इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में कितने बनेंगे तुम्हें पता है? अच्छा, अब एक चीज मत बोलना कि सर बैलेंस शीट में तो सर इक्विटीज वगैरह भी होती हैं, उन सबको तुम इन्हीं दोनों में तुम समझ जाओगे। ठीक है, चलो मैं अगर तुम्हें बताऊं इनकम स्टेटमेंट में कितने होंगे, पेन चेंज कर लो। एक होगा रेवेन्यू, होगा एक्सपेंड या एक्सपेंडिचर बोल लो तुम। तो ऐसे बातें होती हैं किसके अंदर, हमारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर।
तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में दो हेड्स होंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा बैलेंस शीट होता है और एक होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट के अंदर दो असेट्स एंड लाइबिलिटीज और इनकम स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। आई होप तुम्हें ये सारी बातें समझ आ रही होगी जो भी अभी तक मैंने तुम्हें समझाया इन 15 मिनट में। क्लियर है हर एक चीज? चलो अब बात करते हैं मेन कैटेगरीज। तुम्हें यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेंगे और यहाँ पे सब कैटेगरीज। मेन कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरीज क्या है? एक होता है मेन मेजर हेड और उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पे सब कैटेगरी के नाम से समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, एसेट्स एक होता है, लाइबिलिटीज एक होती है। चलो इक्विटी जो तुम बोल रहे थे वो भी आ गया, इक्विटी को यहाँ पे अलग से शो किया गया, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया और ये इनकम स्टेटमेंट का कॉस्ट ऑफ सेल्स भी होता है। तो यहाँ पे तुम चाहो तो और भी नोट कर सकते हो, वैसे वो सफिशियंट है जो कि मैंने तुम्हें बताया है, उसमें अलग से तुम्हें कोई भी चीजें डालने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे इक्विटी डालना चाहते हैं वो इक्विटी डाल सकते हैं, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। चलो तो समझते हैं अब एसेट्स के अंदर सर क्या क्या हो सकते हैं। हमारे करंट एसेट्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हो सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें तुम्हें पढ़ रखी है। अब ये मत बोलना कि सर व्हाट इज करंट एसेट्स। देखो वैसे एसेट जो कि तुम्हारे रियलाइज हो जाए विद इन द 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल, ऐसा बोलते हैं। लॉन्ग टर्म्स जो कि लंबे अरसे के लिए होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जिन्हें तुम देख नहीं सकते हो, जिन्हें तुम टच नहीं कर सकते हो, जिसकी बस प्रेजेंस को तुम फील कर सकते हो। ये सारी चीजें एक्सप्लेन मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता होगा। लाइबिलिटीज में क्या होती हैं सर? करंट लाइबिलिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होते हैं। इक्विटी में क्या होगा? कॉमन स्टॉक हो गया तुम्हारा, रिटेन्ड अर्निंग, कैपिटल्स, ड्रॉइंग, ये सारी बातें। रिवेन्यूज कैसे आती हैं? सेल्स करते हो जो, उससे रिवेन्यू हो गया। सेल्स डिस्काउंट देते हो सेल्स रिटर्न से, तो ये सारी रिवेन्यू होती हैं। परचेजेस हो गए, परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएंगे। और एक्सपेंस में तुम्हारे जो जो खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट, रेंट दिया तुमने, बैंक चार्जेस तुमने पे किया, इंश्योरेंस क्लेम्स, क्लेम्स तो नहीं बोलूंगा, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बोलूंगा, लीगल फीस हो गई तुम्हारी, अकाउंटिंग फीस, सैलरीज तुम देते हो अकाउंटेंट को, सप्लाईज हो गए, ट्रेवल, ढेर सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस, रिवेन्यू, ये सारी चीजें मुझे लगता है तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें तुम जानते होगे। ठीक है, चलो अब देखो सेटिंग अप द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना। A setting of chart of accounts take above main categories and sub categories and break them into a numerical system। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां पे ध्यान से समझना क्या बोला गया है। एक मिनट, थोड़ा सा देख रहे हो। स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, जितने भी मेन कैटेगरीज होते हैं, सब कैटेगरीज होते हैं, हम उन्हें अलग अलग न्यूमेरिकल टर्म्स में ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। ईच मेन कैटेगरी बिंग्स विद अ सर्टेन नंबर। जो मेन कैटेगरी रहेगा उसका एक सर्टेन नंबर होगा। देन द सब कैटेगरीज विद द मेन कैटेगरी विल ऑल बिगिन विद द सेम नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलो, फॉर एग्जाम्पल, इफ एसेट्स आर क्लासिफाइड बाय नंबर स्टार्टिंग विद डिजिट 1, देन जितने भी करंट एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो किससे शुरुआत होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। सर क्या मतलब, नहीं समझ आया? चलो समझा देता हूं तुम्हें। क्या बोला गया है, अगर मान लो जो जितने भी एसेट्स क्लासिफाई किए गए हैं, जितने भी एसेट्स, उनको कोड दिया गया है 1, तो चाहे वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हो, लॉन्ग टर्म, या फिर चाहे वो करंट एसेट्स हो। क्या मैंने बोला? चाहे वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हो, चाहे वो करंट एसेट्स हो, उनकी जो शुरुआत होगी, उनके जो भी कोड्स नंबर होंगे, वो उनकी शुरुआत 1 से ही होगी। आगे जो भी हो, लेकिन उनकी शुरुआत किससे होगी? 1 से ही होगी। जैसे कि सच एज कैश माइट विथ लेबल विथ 101, अकाउंट्स रिसीवेबल को 102 तुमने दिया, प्रीपेड रेंट को तुमने 103 दिया। कॉमन क्या है सर? कॉमन है 100, सॉरी 1 यहाँ पे कॉमन है, 102, 103। बोला क्या गया, अगर एसेट्स को तुमने कोड दिया एज अ 1, तो चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, करंट एसेट्स हो, कुछ भी हो, उसकी शुरुआत 1 से ही होनी चाहिए। यही अगर तुमने 2 दिया होता तो मान लो इसका स्टार्ट होता 290, 202, 201, लेकिन स्टार्टिंग 2 होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ पा रहे हो इस चीज को? बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक चीज है। चलो, एंड अगर लाइबिलिटीज को क्लासिफाई किया गया है डिजिट 2 से, तो जितने भी अकाउंट्स पेबल को 201 मानेंगे, इंश्योरेंस पेबल 202 मानेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो
देखो समझ में आ जाएगा तुम्हें। यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान से देखना। जितने भी एसेट्स हैं या बोलो एसेट्स अकाउंट है, उनको कैटेगरी दे दी गई है 101 से लेके 199 तक। इसमें सारे एसेट्स आ जाएंगे। क्लियर? जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको क्या दिया गया है, 201 से 299। क्या दिया गया है, 201 से 299। समझ पा रहे हो इस चीज को? कोई डाउट? इक्विटी अकाउंट्स को क्या दिया गया है सर, 301 से 399। रिवेन्यू अकाउंट को 401 से 499। मतलब जितने भी रिवेन्यू तुम्हें हो रहे हैं, किसी भी रेंट के थ्रू हो रही हैं, कोई भी चीज से तुम्हें अगर पैसा आ रहा है, उन सबको 401 से 499 में डालोगे। वैसे ही तुम्हारे जितने भी खर्चे हो रहे हैं, तुम रेंट पे कर रहे हो, तुम्हारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन सबको तुम 501 से लेके 599 के अंदर ही डालोगे। ठीक है, समझ गए ये चीज? चलो अब यहां पे देखो, एसेट्स अकाउंट्स में यहां पे नंबर दिया गया और उसके सब कैटेगरी दिए गए। क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। क्या बोला गया, जितने भी एसेट्स होंगे वो कौन से कैटेगरी में जाएंगे सर, 101 से लेके 199 तक ही जाने वाले हैं, ऐसा बोला गया कुछ। तो तुम देखो यहाँ पे कैश 101, 102 अकाउंट्स रिसीवेबल, 103 प्रीपेड रेंट, 104 प्रीपेड इंश्योरेंस, 105 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 106 ऑटोमोबाइल्स, 107 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 108 फर्नीचर, 109 ऑफिस इक्विपमेंट, 110 कॉपीराइट। ऐसी ऐसी बातें इसमें हुई है। तो ये चीज समझ पा रहे होगे, आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हो रही होगी। वैसे ही करके सारे लाइबिलिटीज के होंगे, 201 अकाउंट्स पेबल, 202 इंश्योरेंस पेबल, 203 इंटरेस्ट पेबल, 204 लीगल फीस, 205 सैलरीज, 206 रेंट पेबल, 260 टैक्सेस, 8 नोट्स पेबल, 9 लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और 10 नोट्स पेबल। तो ये सारी बातें इसमें की गई है। आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हुआ होगा। आई होप अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी बातें बताई वो सारी बातें तुम्हें क्लियर हुई होंगी, चाहे वो चार्टिंग से लेकर हो, एडवांटेजेस से, डिसएडवांटेजेस से, क्लासिफिकेशन से, हर एक बात मैंने कोशिश किया है तुम्हें बहुत ही क्लियरली समझाऊं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या बोला गया है, अब देखो यहां पे मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किसे किया है, एसेट्स अकाउंट्स एंड लाइबिलिटीज अकाउंट्स को। अब यहां पे थे इक्विटीज की चीजें, रिवेन्यू से चीजें थी, एक्सपेंस की चीजें थी, हर एक चीजें यहां पे दी गई थी, उन सबको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है यहां पे। ठीक, चलो अब समझना होगा हमें ग्रुपिंग एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को। क्या समझना है, ग्रुपिंग एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। चलो उससे पहले एक चार्ट में तुम्हें यहां पे समझा दूं। इस जगह पे देखो तुम, एक मिनट, आई होप तुम्हें ये चीजें विजिबल होंगी। सबसे पहले देखो यहां पे क्या है, हाँ इस जगह पे है मेजर हेड्स और इस जगह पे है सब हेड्स। अकाउंट्स को ग्रुप किया गया है यहां पे एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज और नीचे और भी बातें हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एसेट्स के अंदर क्लासिफिकेशंस, फिक्स्ड हेड्स, करंट हेड्स, कैपिटल्स, सॉरी फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ये इसके सब हेड्स हो गए। लाइबिलिटीज में कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ये क्या हो गई इसकी, ये भी सब हेड्स हो गए। किसके, लाइबिलिटीज के। रेवेन्यू के सब हेड्स क्या होंगे, सेल्स और अदर इनकम। एक्सपेंसेस के वैसे ही क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारी बातें जो कि मुझे तुम तक पहुंचानी थी। क्लियर है ये चीज? चलो अब समझते हैं क्या बोला गया है। व्हेन द वॉल्यूम एंड द साइज ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीजेस। तो ये नेसेसरी हो जाती है कि जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, जितने भी हमारे डेटाज हैं, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो इन द मेजर हेड्स एंड सब हेड्स। तो ये सारी बातें हुई हैं। सो इस छोटे से, देखो मैं कोशिश करता हूं छोटे छोटे पार्ट्स तुम्हें दूं 25 से 30 मिनट के। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। हो सकता है इस वीडियो के जस्ट तुम्हें 2 से 3 घंटे बाद या आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ही तुम्हें उसकी वीडियो मिल जाए। सो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।